उठ जाओ भारत के लालों, सोने की बेला कब की चूक चुकी, हजारों वर्षों तक रहकर गुलाम, ये गुलामी क्या तुम्हें रास आ गई। अंग्रेजों को खदेड़ा था लहू बहाकर देश सपूतों ने, अंग्रेजी का पल्लू पकड़े झूठे सपनों में तुम क्यों झूल रहे। अपनी इस प्यारी हिंदी को, भाषाओं के माथे की इस बिंदी को क्यों कर तुम ठुकरा रहे। ये कौन सा भ्रमजाल अपने आसपास बांध रहे, उलझकर गिर जाने का सामान कर रहे, जिस पेड़ पर बैठे उसी डाल को काट रहे। जरूरत तुम्हें है हिंदी की, हिंदी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। ज्ञान पाओगे पढ़कर तुम हिंदी में, हिंदी तुमसे कुछ पाएगी नहीं। यकीन नहीं है अगर, छोड़कर इसे अपना हाल देख लो। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को बांट रहे, अंग्रेजी से कोई बैर नहीं है, हिंदी की छोटी बहना है। उठ जाओ भारत के लालों, सोने की बेला कब की चूक चुकी, हजारों वर्षों तक रहकर गुलाम, ये गुलामी क्या तुम्हें रास आ गई। से सभी उलट गए, दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए, भारत के भाल के मंजिल पे आया मुल्क, हर बला को टाल के सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलामारा से लेकर बॉडीगार्ड तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी
कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि उन गीतों को आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो शिद्दत से चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियां, और कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानवरचना, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर, या कॉल करके भी। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavaRachna.org पर भी। और दोस्तों, हमने आपको मिलवाया था पिछली बार जानी मानी लेखिका उर्मिल सत्यभूषण जी से, और उनके लिए हमारे स्टार लिसनर संदीप जी कहते हैं, इस एज में इतनी ऊर्जा क्यों? क्योंकि सृजन का साथ हो तो जीवन लगता है चमत्कार, तब ना उम्र का आभास होता है ना कुछ अपना ख्याल। आई सैल्यूट उर्मिल जी। और उर्मिल जी क्या कहती हैं इसके जवाब में? कहती हैं, यस, आई एम अ यंग लेडी ऑफ 75 years, बट पीपल इन फैक्ट लव मी, मेड मी यंग। माधुरी, योर प्रोग्राम इज हिट। शुक्रिया संदीप जी और उर्मिल जी। और दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, किसको लेकर आई हूँ? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार भी हमारे साथ हैं वही हमारी प्रिय सेलिब्रिटी उर्मिल सत्यभूषण जी। उर्मिल जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। उर्मिल जी, आपने इतनी सारी किताबें लिखी, इतने सारे एल्बम्स आपके आए, इतना आपने दूरदर्शन, और आपने पूछने के बावजूद भी आपने पूरा नहीं बताया कितने कितने आपने दूरदर्शन के लिए, रेडियो के लिए काम किया, आपने एल्बम किए। परिचय साहित्य परिषद की फाउंडर अध्यक्षा हैं, सत्य सृजन प्रकाशन की आप प्रोपराइटर हैं, समर्थ न्यू थिएटर ग्रुप भी आप चला रही हैं। इतना सारा काम आप कर रही हैं। मैं गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को पता ही नहीं चला कि कैसे इतने साल बीत गए कि मैं हर समय ही उसमें रहती हूँ। मतलब दुख भी आता है, परेशानियाँ भी इतनी आती हैं, बाधाएं इतनी आती हैं, लेकिन फिर मैं कैसे लांग जाती हूँ, कैसे चला जाता पता ही नहीं लगता। जो परिचय साहित्य परिषद की बात है, 1987 में शुरू हुआ। 2 लड़के, 2 युवा कवि मेरे पास आए। उन्होंने कहा, आप हमारा मार्ग, मैं थोड़ी उनसे बड़ी थी, उन्होंने कहा कि आप हमारा मार्ग, मेरे संपर्क में आए। मैं तो अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में चली हुई थी, लगी हुई थी, गुजारा भी करना था। मेरे पति की जल्दी मृत्यु हो गई थी, बच्चों को देखना था, तो मैं किसी तरह से चाहती थी कि, हालांकि उस समय इमोशनल टूटन भी हो जाती है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स इतनी, लेकिन फिर भी वही कहूँगी कि मेरी क्रिएटिविटी ने मुझे जिंदा रखा और जूझने पे भी मुझे साथ दिया और मैं आगे बढ़ती रही। तो बच्चों का भी लगता था कि कहीं मैं बच्चों को इग्नोर ना कर जाऊं, तो आज मुझे लगता है कि नहीं, इग्नोर नहीं हुए। और अब हालांकि मैं बिल्कुल बुद्धू बन के ही जीव हूँ, बुद्धिजीवी कह लो आप, लेकिन बुद्धू बन के ही, जिसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता, सब लोग मजाक भी उड़ाते, कई बार कहते भी हैं कि इनका हाल देखो, ये कैसे चुपचाप करी जा रही, कोई इनको मतलब नहीं कि कोई आगे बढ़ के कहना भी है कुछ कि इसको बढ़ाना है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब आप काम करते रहो तो अपने आप ही विकास होता रहता है। तो बताइए ना, है ना? तो उसकी मैं बात ही कह रही हूँ कि वो 2 युवा कवि मेरे पास आए कि आप इसका हम शुरू करना चाहते हैं। घरों में गोष्ठियाँ करते थे। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया। उन्होंने कहा, एक ऐसी शख्सियत रहती है यहाँ पे, एक ऐसी औरत जो युवा होते हुए भी बड़ी सशक्त है और परिवार को भी चलाती है और अपना लिखती पढ़ती भी है, तो ऐसे शख्सियत से मिलना चाहिए। वो बुजुर्ग शायर उर्दू के आए मेरे पास, सफ़र भी आगे चल पड़ा, आगे आगे हम लिखने लगे। हालांकि दिक्कतें तो बहुत थी, लेकिन फिर भी उनमें से भी हम निकल आते थे और लिखते रहते थे। और चल साथी कदम बढ़ाए तो सही, मंजिलें खुद ब खुद मिल जाएंगी। चल साथी लेकर हाथों में हाथ, दिया जलाएं तो सही,
अंधेरे खुद ब खुद घुल जाएंगे, बिल्कुल उजाले बिल्कुल। खुद ब खुद। हाँ माधुरी जी, बिल्कुल ये बात जो है सही उस पे ठहरती है कि अपने आप ही ये सारी चीज़ें हटती गई और रोशनी जैसे मिलती गई। तो अंधेरा तो नेगेटिव चीज़ है ना, तो रोशनी दूसरों को भी मिलने लगी। हमारी छतों पे गोष्ठियाँ होने लगी। अच्छा। तो उस समय से हाँ घरों में करते थे गोष्ठियाँ। उसके बाद हम किसी प्रोग्राम को अटेंड करने गए रशियन कल्चर सेंटर में, कोई मेरे को लेके गए तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो। हमने लिख के दिया हम चाहते हैं हम यहाँ गोष्ठियाँ करें। तो उन्होंने हमारी बात मान ली। 1987 की ही बात है। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी हाँ। बात उर्मिल जी कितनी सरल शब्दों में कह जा रही हैं। तो वो मैं ऐसे ही आमंत्रित करती थी। पहले तो हम कई कागज भी भेजते थे या मुंह से ही, एक को दूसरे ने कहा, दूसरे ने तीसरे, तो 25, 30, 40, 50, 100 लोग भी आए, 150 भी आए। तो उन्होंने हमें हॉल भी देना शुरू कर दिया कि आप करो। रशियंस ने रशियन कल्चर सेंटर में हम उनके ऊपर भी करते हैं और ये एक बड़ी अच्छी परंपरा बन गई कि रशियन राइटर्स के ऊपर भी बात होती है, उनके साहित्य पे, और उससे हम समृद्ध होते मैं हैं। खुद उसकी गवाह हूँ। हाँ, उस प्रोग्राम तो की, वो अखमातोवा के बारे में। हाँ जी, अखमातोवा के बारे में उस दिन हम बहुत विष्णु प्रभाकर जी। जी का भी बना रहे तो थे। टॉल्स्टॉय के बारे में हुई बात, गांधी के बारे में कंपैरिजन हुआ, हमारे चेखव के बारे में। हमने नाटक भी करे, हॉल में नाटक करते हैं, बच्चों पे प्रोग्राम करते हैं, और कभी कभी परिचय साहित्य परिषद के द्वारा होता है, और लोगों का भी करते हैं, बुक्स का भी रिलीज करते हैं, उनकी बुक्स पे भी सत्य सृजन प्रकाशन। हाँ, सत्य सृजन प्रकाशन पुस्तकें प्रकाशित करता है। मिलजुल के हम आगे बढ़ते हैं। और समर्थ न्यू थिएटर। हाँ, समर्थ नीव थिएटर में देखा कि बच्चों को नाटक के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो जब हम ऐसे अगड़े और पिछड़े बच्चों को, अगड़े का मतलब जो अच्छे घरों के बच्चे हैं वो, और पिछड़े बच्चे जो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में रहते हैं, उनको ला के हमने ऐसे करा और अपने घरों में ही वर्कशॉप्स करवाई, घरों में बुला के। वजह वहाँ झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में बच्चे खाने पीने के लिए लाते थे, जो अच्छे घरों के लड़के। हमने कहा कि बांट के खाना है ना। तो इससे ये बात एक आती है कि जिनके पास है और जिनके पास नहीं है वो बांटे। क्या बात, हैव्स एंड हैव नॉट्स की जो बात है, तो ये मेरा एक रहा है कि ऐसा होना चाहिए, बच्चों में ये संस्कार भरा जाए। अब मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनमें ये चीज़ है कि जो उनके दोस्त आते हैं, जैसे अरे जब मेड्स भी आते हैं जो घर के, कि उनको भी वही दो जो मैगी खाते हैं, हम उनको भी देना है। हम अगर थोड़ा सा कहें भी तो वो जल्दी से वो पकड़ते हैं उस चीज़ को कि नहीं, इनको वो इतना ही देना है। जो संस्कार। हाँ, नहीं देखो तो ये जो है ना, एक कि अगर बच्चे को ये पता। मैंने नाटक कराए इतने। एक क्यूबा के राइटर थे होसे मार्ती, उनका एक कविता है, तो उसको मैंने नाटक में कन्वर्ट किया, मेरे जूते तुम पहन लो। मैंने वर्कशॉप्स कराई बच्चों को। तो वो बच्ची एक इतना सुंदर चीज़ है कि एक बच्ची के पास जूते हैं, माँ कहती है इतने जूतों को भिगो के मत आना। ऐसे बड़ा सुंदर दृश्य बनाया, मैंने बनाए और दूरदर्शन पे भी डाला था उस नाटक को। मेरा दिल करता है कि इनके माध्यम से मैं फिर करूँ, पर इतनी ऊर्जा नहीं रहती है। लेकिन मैं नहीं तो मेरे बच्चे करेंगे या और बच्चे करें। मैं चाहती हूँ मैं टीचर्स को ट्रेनिंग दे दूँ, मैं बहुत से लोगों को थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दे दूँ। तो एजुकेशंस वाले लोग भी कई मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं वाइब्रेशंस भेजती हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ, रिसोर्सफुल इंसान को होना चाहिए। तो नाटकों के माध्यम से, जो अगड़े पिछड़े की बात थी, मैंने नाटकों के माध्यम से भी शो किया कि आपस में मिक्सअप हो और आदान प्रदान हो चीज़ों का भी और वो भी, है ना, जो छोटे गरीब हैं बच्चे उनको। तो ये एक नाटक का भी बहुत अच्छा हो सकता है। एक व्यक्ति साहित्य के साथ साथ और एक व्यक्ति तो मुश्किल है करना कि सारे काम करे, टीम वर्क। लेकिन टीम वर्क जो है ना, इधर जोड़ो। हाँ, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में जो लोग लिख रहे हैं उनको भी हम बोलने का मौका देते हैं, अभिव्यक्ति का मंच देते हैं। इवन कभी कभी कथा गोष्ठियाँ भी होती हैं, किताबों पे चर्चा होती है। इस मोड़ पर अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। ये भी एक शेर से शुरू करती हूँ कि कभी बिल्कुल उदासी हो जाती है तो स्विच ओवर हो जाता, मूड्स, हमारे मूड्स के ऊपर डिपेंड करता है। कभी हम दार्शनिक बन जाते हैं, कभी विजनरी बनते हैं, कभी रोमांटिक भी बन जाते हैं। और एक्चुअली कभी तो रोमांटिक ही होता है ना, अपने रोमांस में ही फिर वो सब कुछ देखता है, इतने पैशनेट होके उसमें डूब जाता है। अगर स्पिरिचुअलिज्म में आया तो भी उसमें, है ना, वो फर्क ही नहीं रहता, प्यार और उसकी बात में फर्क नहीं रहता है। जी बिल्कुल, है ना। तो एक शेर पढ़ती हूँ कि मेरे आकाश पर छाए उदासी के घने बादल, बहुत खूब। मेरे आकाश पर छाए उदासी के घने बादल, मैं चुटकी में उड़ा दूंगी, मुझे मौसम बदलना है।
वाह, है ना। चुटकी में उड़ा, जबकि मौसम बदला। तो ये एक ऐसी गजल का शेर है जिसका बहुत ही, जो पहला शेर है बहुत तीखा है। मेरे शब्दों के लोहे को अभी खंजर में ढलना है, अभी से क्या बता दूं मैं कि किसका सर उतरना है। मतलब ऐसा, अच्छा है। ऐसी तलवार लेके कभी बैठा ऐसा है, शेर सुना है दोस्तों कभी? हाँ। फिर कि उन्होंने चाक कर डाली मेरे विश्वास की चादर, उन्होंने चाक कर डाली मेरे विश्वास की चादर, फटी चादर का ले परचम, मुझे ताउम्र लड़ना है। और फिर देखो अब कैसे बदला, मेरे आकाश पर छाए उदासी के घने बादल, मैं चुटकी में उड़ा दूंगी, मुझे मौसम बदला। शेर जो है इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने मूड की बात अलग से कह रहा है। तो इसलिए मैं उदास क्यों हूँ, और खुश होना मेरा परम कर्तव्य है और अधिकार भी है ना। तो जब हमारा रेडियो में यही संदेश देता है, बिल्कुल, फील गुड फील लाइव। बिल्कुल। यही देख के मुझे प्रेरणा मिली, तो मैं आई हूँ यहाँ पे ये कहने, स्वागत की, पल पल को जियो, पूरी तरह जियो, एक एक, क्योंकि पल ही बड़े कीमती हैं। तो एक मैं आज मौसम के हिसाब से भी बादल हैं और बारिश का मौसम, बरसात का मौसम आ गया, तो एक गज़ल मैं पेश कर रही हूँ। आज गगन पर छाए मेघा, आज गगन पर छाए मेघा, पी बन कर है आए मेघा, पी बन कर है आए मेघा, प्यासी धरती गगन निहारे, प्यासी धरती गगन निहारे, कब बरसे हर्षाए मेघा, कब बरसे हर्षाए मेघा, आज गगन पर छाए मेघा, पी बन करे है आए मेघा, पी बन करे है आए मेघा, चपला का कर निज कर लेकर, चपला का कर निज कर लेकर, जीवन की लो लाए मेघा, जीवन की लो लाए मेघा, नैन नैन कर के रत्नारे, नैन नैन कर के रत्नारे, अंग रंग बिखराए मेघा, अंग रंग बिखराए मेघा, पी बन करे है आए मेघा, अधरों पर धर अधर रसीले, अधरों पर धर अधर रसीले, अमृत रस बरसाए मेघा, अमृत रस बरसाए मेघा, पी बन करे है आए मेघा, चरणों पर धर चरण रुपहले, चरणों पर धर चरण रुपहले, प्राण में घुलता जाए मेघा, प्राण में घुलता जाए मेघा, रसवंती धर निहोर मिल, रसवंती धरे निहोर मिल, उमड़ घुमड़ कर धाए मेघा, उमड़ घुमड़ कर धाए मेघा, आज गगन पर छाए मेघा, पी बन कर है आए मेघा। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा
मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे। गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान उर्मिल सत्यभूषण जी। उर्मिल जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी। दोस्तों, आप बहुत मना कर रही हैं कि मेरे सम्मान के बारे में कुछ मत कहो, लेकिन आज ये हमारे पास आई हैं, उनका दिन है, तो हम बोले बिना नहीं मानेंगे, क्योंकि चाहे वो नाराज हो जाए पर हम बोलेंगे जरूर। दोस्तों, आपको सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि के लिए वाणी प्रकाशन द्वारा पुरस्कार मिला है। अब और नहीं कथा संग्रह पर वाणी पुरस्कार मुझे घूर घूर कर देख रही हैं वो। दिल्ली राज्य का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार आपने प्राप्त किया है। सहस्त्राब्दी हिंदी सेवी सम्मान से आप सम्मानित हैं। अभिव्यक्ति साहित्य सम्मान आपको मिला है। सुरुचि साहित्य सम्मान, हाथ मत दिखाइए, मैं बोलूंगी जरूर। सुरुचि साहित्य सम्मान से आप सम्मानित है। वेदवती द्वारका नाथ स्मृति सम्मान से आप सम्मानित है। हिंदी अकादमी बाल एवं किशोर साहित्य से आप सम्मानित हैं। आकाशवाणी आप साहित्य सृजन सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। इफ्को नेशनल लीडर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस लिटरेसी टैलेंट अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, लेकिन वो मुझे बीच बीच में टोकती जा रही हैं। अब मैं उनकी तरफ ही माइक करती हूँ। उर्मिल जी, कैसा लगता है इतने सारे सम्मान हासिल करके? माधुरी जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा कोई वीक पॉइंट नहीं है, और मुझे मतलब इनसे एलर्जी है जो पुरस्कारों की और सम्मानों की जो बात है। हालांकि कई लोग बड़े प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं, तो मैं सहज ही चली जाती हूँ उनको सम्मानित करने के लिए, उनके सम्मान की बात करने के लिए। सच्ची बात है कि लेकिन मुझे ना कई बार ये होता था कि आप कंपटीशन में भाग लो, मुझे उससे भी बड़ी शर्म आती थी है कि भाई ये समझ नहीं आती मुझे। और फिर कई में से पूछते हैं, तुम्हें तो ये वाला अभी तक अवार्ड नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला। मैंने कहा कि मैं यही कहती थी कि मैं अपने आप को कहूँ प्रस्तुत करूँ कि मुझे अवार्ड दो, क्यों? ये क्या बात है? अगर किसी को देखते हैं, दिखता है, तो वो अपने आप सोचें और देखें। इसका मतलब मेरी चीज पे किसी की नजर नहीं पड़ी है, तो मतलब आपको वो बात अच्छी नहीं लगती कि हम किसी के सामने जाकर ये अपने आपको नॉमिनी कराएं? हाँ, एप्लीकेशन दे जी, हमें अवार्ड दो, यही मतलब। हाँ, तो मैं सोचती हूँ, जबकि मैंने खुद ऐसे शुरू किया कि
ऐसे विद्वानों को जो चुपचाप काम कर रहे आप तो हैं। खुद देते हैं हाँ, award। नहीं, अवार्ड इसलिए देती हूँ, सम्मान ही करती हूँ कि उनको उनको देखना, उनका जो है ना सामने लाना, उनके साहित्य को सामने लाना, उनके कार्य को सामने लाना, उन पे चर्चा करनी, और यही सम्मान है उनका, क्या बात। है ना। तो उनको ये लगता है कि किसी की नज़र पड़ रही है हमारे काम पे भी। तो अब लोग कई बार यहाँ भी कई कहते हैं कि हमें वो सम्मान दिलवा दो, हमें वो सम्मान दिलवा दो। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, लेकिन मैं चुन चुन के नए लोगों को भी, जो नए रचनाकार हैं, जी, जी। और पत्रकार भी, जो पत्रकार हैं वो, जो प्रकाशक हैं वो, मैं सोचती हूँ कि सारे ही सृजन में लगे हुए हैं, बहुत तो उनको भी लाओ ढूंढ ढूंढ के, वाह। है ना। और मैं सोचती, मुझे बड़ी, जब उनके चेहरे की खुशी देखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। वाह। तो ये तो सम्मान की बात हो सकती है ना। तो मुझे, और यहाँ तक अकादमियों का वो बात है, वहाँ अपनी चीज़ प्रस्तुत करो, अपने से रिकमेंड करवाओ, किसी को उसको कहो, उसको कहो। मुझे ये सब बड़ा अजीब लगता है और मुझे पता भी नहीं लगता। उर्मिल जी, आपने ऐसा लगता है मेरे दिल की बात कह दी है। मुझे भी सच में, हाँ, मुझे ऐसा अवार्ड बिल्कुल नहीं चाहिए जो किसी की सिफारिश से या किसी के कहने पे मिला। आज जैसे आपने बुलाया, कितनी दिनों के बाद आपकी बात सुन सुन के मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो शायद आप सोचते हो कि मैं उपेक्षा आपकी करती रही हूँ। ऐसा नहीं था, समझते हैं आप क्योंकि व्यस्तताएं इतनी थी, और मैं सोची बहुत काम चल रहा है, अच्छा कभी मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो बात पहुंचानी, अब मैं ये देख रही हूँ कि ये माध्यम इतना सशक्त है और इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हो, साहित्य और आपने संगीत को सुना मिला सृजन? के। जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि सृजन से तो मैं भी जुड़ी हूँ, है ना। और आप संगीत भी कला का माध्यम है ना। हमारा जो हमारी चीज़ों का एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है हमारी चीज़ों को, है ना। जो जितनी कलाएं हैं, तो सबको जोड़ के आप संगीत को भी जोड़ रहे हो, एक अच्छी तरह से लोगों के अंदर दोनों चीज़ों को जोड़ रहे हो कि साहित्य भी वो सुने, अच्छा जो चीज़ है सुनी जाए। तो उनके इंटरेस्ट की भी बात, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। जब आपने कहा कि अपने मनपसंद के गीत भी चुनिए, बजिए, जब मैं चुनने लगी तो फिर ना मुझे नए गीत भी कई बड़े प्रभावित करते थे। उनकी धुनें बहुत सुंदर, शब्द भी बड़े अच्छे। तो अपने दोस्तों से मैं यही बात कहती हाँ। हूँ कि कोई गीत हमने अपने प्रोग्राम में इसीलिए आला मारा से लेकर हाँ। हर गीत हम मांगते हैं, गजल, भजन, देशभक्ति, बिल्कुल, फिल्मी, बिल्कुल। गैर फिल्मी, सब कुछ मांगते हैं। यही मेरा मानना है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से हाँ। नहीं होता, जो अच्छा होता है वो अच्छा और होता है। और दोस्तों, आप लोग पक चुके हैं अगले लाइन, पंच लाइन सुन नहीं सुन नहीं, के। बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हो कि आप तो पुल का काम कर रहे हैं, है ना, स्वागत है ना। नए जनरेशन में और पुरानी जनरेशन, जो साहित्य और जो नई जनरेशन उस तक भी पहुँचे, तो ये कोशिश है एक, है ना। वो तरीका हम अपना सकते हैं। अश्लील चीज़ों को विश्लील बनाए, हम ट्रांसफॉर्म करें उनकी सोच को, उनकी पकड़ को, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपसे जुड़ी रहूं। जो अच्छे लोग हैं मैं उनसे जरूर जुड़ती हूँ, आप हमारे है ना? साथ जुड़ गए। हाँ, बिल्कुल। और आपकी टीम में शामिल हूँ, जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। और मैं अपने जो सुनने वाले हैं और उनके व्यू भी जानना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। संवाद है एक किस्म का, है ना। हम रेडियो स्टेशन पे भी जाते हैं, वहाँ कई बार वो बुलाते हैं, तो बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं इतनी व्यस्त हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय, वो सम्मान है जब वो इतने प्यार से बुला के कहेंगे हम गाड़ी भेज देते हैं, हम आपको ले आते हैं, आप से सुनना चाहते हैं, आप बताइए। तो वो छोटी लेवल पे भी हो, अगर वो छोटी चीज़ नहीं है कि मतलब लोगों के दिलों तक पहुंचना, है ना, लोगों के जो मूल जगह पे बैठे हैं लोग, उनके साथ बात करने में बहुत आनंद आता है, उनसे जुड़ने में आनंद आता है। वहाँ वही अवार्ड है, वो सम्मान है। और वहाँ जो है सम्मान के शील्ड और पैसे और शॉल और इकट्ठे कर करके क्या फ़ायदा उनका, और मतलब उससे घुटन हो। और जब सम्मान ठीक सम्मानित लोगों को दिया जाना चाहिए, जिनको उनको नहीं दिया जाता। और ऐसे ही, मैं ये नहीं कह रही सारी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कुछ काफ़ी हद तक है ऐसा। तो मुझे उनसे बहुत एलर्जी है। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से मैं संदेश भेजूँ कि सम्मान
किया जाए चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ के। अभी हिंदी एकेडमी ने कुछ अवार्ड्स दिए, उसमें एक अवार्ड को तो मैंने दिल से चाहा है, तो जब और मैंने अशोक चक्रधार को उसी समय बधाई भी दी। हालांकि मुझे उनसे कई चीज़ों से परहेज भी लगता है, मैं सोचती हूँ मैं बात करूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो हमें विचार आपस में विमर्श होना चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा हो। मैंने कहा आपने ये बहुत अच्छा किया, अरविंद कुमार जी को शिलाका सम्मान दिया जिन्होंने भाषा के लिए इतना काम किया है ना, तो आप ढूंढिए। अब हमने ढूंढा था, उनको सम्मान दिलाया। मैं ये सम्मानों की ये बात कर, ये मतलब इसलिए माधुरी जी मैंने भी सम्मान शुरू किए। मेरी संस्था का एक उद्देश्य ये था कि हम उन छुपे हुए विद्वानों को बुलाएं जो काम कर रहे हैं, और जो प्रकाशक हैं उनका भी सम्मान करूं। मैंने उन पुरुष और नारी का भी सम्मान किया सहचर सम्मान से, जो एक दूसरे को स्पेस देते हुए आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। क्योंकि और आपने वाजपेयी जी और ममता किरण को भी हाँ, उनके लिए भी किया, क्योंकि उनके प्रति मेरा दिया हुआ। हाँ, दोस्तों आपको याद होगा कि सृजन के फर्स्ट सेशन में हमने आपको लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से भी रूबरू कराया है, ममता किरण से भी रूबरू कराया है, और झलकियों में भी हमने आपको उनसे मिलवाया, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पलरी कपल है। अब थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती है, कोई बात नहीं, लेकिन है ना, पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन एक एग्जाम्पल बन जाए कोई, तो एक दूसरे को मैं कहती हूँ कि ये तो असल में सहचर है, सहचर है ना। तो ये जो है इसको समाज को हमने बनाना है, साहित्य भी समाज का ही हित करने के लिए है, तो परिवारों को भी टूटने से बचाना है, ये बात हम कहना चाहते हैं। कलम में बहुत हाँ है ना, तो मैं इसलिए मेरी कलम कई तरह की बातें लिखती है। गुजारिश करूंगी इसी मूड की अगर कोई रचना आप हमारे दोस्तों को दे सकते। हाँ, एक तो मेरी तकलीफ इतनी है, जो चीज़ें देखती हूँ मैं जो गलत है, जो बहुत विरूपित चीज़ें हैं, तो उन पे मेरी कलम भी चलती है। तो एक गज़ल है, एक तो एक शेर में पढ़ती हूँ कि सांस घुटती है कि जहरीली हवाएं हो गई, किस तरफ जाएं कि धूमिल सब दिशाएं हो गई, है ना। तो एक और गजल है उसी तरह से, आंगन बदबूदार हुआ, आंगन बदबूदार हुआ है, सारा घर बीमार हुआ है, आंगन बदबूदार हुआ है, सारा घर बीमार हुआ है, मानवता की लाश बिछी है, मानवता की लाश बिछी है, कत्ल सरे बाजार हुआ है, बाजारीकरण हो गया हर एक चीज का, हर एक चीज इतनी अश्लीलता, अश्लील और अश्लील में कोई अंतर ही नहीं रहा, कोई पर्दादारी नहीं रही, मतलब क्या कहें, पैसा ही पैसा सब कुछ हो गया। ये कहाँ तक जाएगा? तो इस विध्वंस हो जाएगा तो फिर निर्माण होगा कि इसी में से होगा, समझ नहीं आ रही। तो ये सोचना होगा, हम सारे बुद्धिजीवियों को ये बात सोचनी होगी कि मानवता की लाश बिछी है, कत्ल सरे बाजार हुआ है, पाला मार गया फसलों को, सारा श्रम बेकार हुआ है, सारे किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, पांचाली के बाल खुले, आज भी वही हाल है, पांचाली के बाल खुले हैं, चीर हरण हर बार हुआ है। अब क्या हालत हो रही है? अगर हम कहें कि औरतें बहुत आगे बढ़ गई हैं, बड़ी स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन औरतों का लिंग का भी वो परीक्षण हो रहा है और लिंग परिवर्तन हो रहा है। अब मतलब कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। फिर जो है मार रहे, भ्रूण हत्या हो रही है, और जो बलात्कार हैं वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, कहीं कम नहीं हुआ। तो क्या कहाँ पे बड़ा हुआ, कहाँ पे आज़ादी आई है, ये देखना होगा हमें। पांचाली के बाल खुले हैं, चीर हरण हर बार हुआ है, स्नेह संधि के बीच दरारें, हर रिश्ता व्यापार हुआ, हर रिश्ता व्यापार हुआ है, और मुरझाई सपनों की फसलें, अब ये जीवन भार हुआ है, चीलों गिद्धों की दावत को भीषण नरसंहार हुआ है, हर जगह पे नरसंहार दिखते हैं आपको। अंधी नगरी अंधा राजा, चौपट ये दरबार हुआ है, गाइड करने वाले भी वैसे, उर्मिल आग लगा दे इसमें, कूड़े का अंबार हुआ है। जब कूड़े का अंबार हो जाए तो आग लगानी पड़ती है, चाहे उर्मिल हो या माधुरी हो या सारी औरतें हो या कुछ, तो उस सारे गंद को साफ करके, अब कहते हैं ना कलियुग है, कलियुग है, ये भांडा फूटेगा फटेगा और फिर निर्माण होगा। तो है ना, तो ये जो है साफ की प्रक्रिया सतत, हाँ बिल्कुल सतत चलती रहेगी सृजन की प्रक्रिया। तो ये मेरा दर्द है जो आपका भी है। बाजार की
उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं मताए पूछा बाजार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास, वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास, दिल के आस-पास फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह, फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह, हम हैं मताए पूछा बाजार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं वो पहले वफा का नाम, मजरूह लिख रहे हैं वो पहले वफा का नाम, पहले वफा का नाम। हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं मताए पूछा बाजार की तरह। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान उर्मिल सत्यभूषण जी। उर्मिल जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। उर्मिल जी, ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि हर सफल स्त्री के पीछे भी पुरुष हाथ होता है। आपके फैमिली का हाथ है। गुजारिश करूंगी अपनी फैमिली के बारे में हमारे दोस्तों से थोड़ा बताइए। हाँ ज़रूर। मेरे पिता तो एजुकेशन से जुड़े थे जी। और मेरी माता तो घर में ही रहती थी, लेकिन बहुत समझदार थी और स्ट्रगल बहुत किया। मेरी आत्मकथा में सारा चित्रण हुआ और मेरी माँ मेरी सहेली थी, है ना, क्योंकि बहुत हम शेयर करते थे। एक पारंपरिक औरत होने के नाते वो चाहती थी मेरी शादी भी हो जब मैं युवा हुई, तो लेकिन ये भी तो बहुत जरूरी तो था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। अच्छा, आप नहीं चाहते थे? और नहीं, मैं चाहती थी, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। क्या उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? तो 23 साल की थी, लेकिन माँ जा चुकी थी, फिर वो चली गई। तो उस डिप्रेशन में ही मैंने शादी की, हामी भर दी।
ओहो। तो इसलिए सारा कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन उस गड़बड़ी में भी बहुत कुछ सुखद हुआ कि है ना, जो मेरे तीनों कनुप्रिया जी से बेटी कनुप्रिया आपको बेटी मिली। है, नवनीत मेरा सुपुत्र है, बेंगलोर में है वो, उनकी अपनी कंपनी है। कनुप्रिया को दोस्तों आप दूरदर्शन पर बहुत बार देखते हैं सिस्टर शिवानी से बातें करते हुए, इसके अलावा भी बहुत सारा काम वो कर रहे हैं। हाँ, तो कनुप्रिया की जन्म की कहानी भी बड़ी अनोखी है। वो अच्छा। तो वो जो है बड़ी चटपी लड़की बेटी थी। तो बेटा बड़ा जो, क्योंकि मैं जैसे एक माँ का स्थिति होती है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है बच्चे में, वो बिल्कुल सही मैंने देखा अपने। मैं बहुत घुटी घुटी रहती थी अपने ससुराल में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। तो वो मेरे बेटे में प्रभाव आया, लेकिन वो भी बहुत सक्षम है, बहुत ही क्रिएटिव और साइंटिस्ट है, और कंप्यूटर साइंटिस्ट है। कंप्यूटर्स की कंपनी में उसने कंपनी खोली है अपनी, उसकी एक वो थी हालांकि, और वो लिखता भी है, क्या बात है। कहानियाँ भी लिखता अच्छा। है, कविताएं भी, लेकिन मुख्य धारा उसके साथ है जुड़ी हुई। तो मुझे कहता आप उसमें आ जाओ एंड यू स्विच ओवर टू इंग्लिश, लेकिन मैं स्विच ओवर नहीं करी। मैंने अपना जो है माध्यम लिखने का हिंदी ही रखा, जबकि मैं पंजाबी में भी पूरा उसी तरह से दक्ष हूँ लिखने में, और मेरी मातृभाषा है। और मेरी एक किताब आ रही है जिसमें मैंने लिखा माँ मैं शर्मिंदा हाँ, मतलब अपनी मातृभाषा को कहा है कि मैं शर्मिंदा इसलिए कि मैंने तेरे लिए नहीं किया कुछ भी, क्या बात। क्योंकि जिस माँ ने मेरे को चलना सिखाया मेरी मातृभाषा में, तो उसमें भी मेरे पास बहुत है। लेकिन मैं शुरू से मैं क्या, एक राष्ट्रीय तत्व मेरे अंदर था, जो मेरी फैमिली का देन है ना। मेरे पिता भी बहुत देशभक्ति के साथ जुड़े थे, मेरी माँ भी, हालांकि बहुत खुल के नहीं आए, लेकिन अंदर अंदर से उनके अंदर जज्बे थे वो, तो वो संस्कार भरते थे। हमारी तस्वीरें देशभक्तों की लगी होती थी, तो वो चीज़ों ने मेरे को बहुत ही प्रेरित किया। झांसी की रानी ने, दुर्गावती ने, मैं खुद ही कहती थी मैं भी घोड़े पे चढ़ जाऊँ। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, तो वो धरती कांपी आकाश हिला, जब चमक उठी तलवारें दो, गीत गूंजते रहते थे हमारे घर में। तो वो बच्चे, मेरे भाई जो बड़े हैं वो करते थे, तो उनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा। और फिर मैंने कहा ना, मैं पार्टीशन की प्रोडक्ट हूँ, मेरे रिश्तेदार बहुत पार्टीशन में, मेरे फादर ने उनका बड़ी मदद की। हम पार्टीशन में नहीं आए, क्योंकि गुरदासपुर इलाका हमारा हिंदुस्तान में रहा, और शकरगढ़ तहसील जो है पाकिस्तान में आई। तो उससे जो एक बच्चे ने देखा, तो उसका बाल हृदय रोने लगा, और वो इम्पैक्ट पड़ता गया, और मैंने लिखना शुरू किया। तो हालांकि मेरे जो उस समय भी ये बातें रही होंगी कि लड़के लड़की में फ़र्क होता है, पर मेरे घर में ये चीज़ नहीं दिखी। मेरे पिता कहते थे, मेरे पिता मेरे को इतना मानते थे, उन्होंने मेरा नाम देवी रखा हुआ था, लेकिन मैं 10वीं में जब फॉर्म भरी थी मैंने देवी काट दिया, क्योंकि विद्रोह का शब्द मेरे अंदर इतना था कि मैं देवी क्यों बनूं, और लड़की ही बनूंगी, औरत ही बनूंगी, है ना, कि औरत की तरह ही मानी जाए, सम्मान के साथ जिए। तो ये उसी समय अपने आप ही आ गया था कि देवी नहीं बनना मैंने। तो वो मैंने कई कहानी भी लिखी है कि ना देवी ना दासी, कि या तो तुम मुझे दासी बनाते हो या देवी बनाते हो। तो ये एक संस्कार में है ना। मेरी अपनी फैमिली में मुझे वो चीज़ नहीं मिली जहाँ उन्होंने मेरा को भेदभाव की बात हुई हो, लेकिन संस्कार में भेदभाव दिखाई देता था। गुजारिश करूंगी एक रचना हमारे दोस्तों। हाँ, तो एक रचना मैं ये सुनाना चाह रही हूँ कि आज भी इतना एजुकेशन के बावजूद औरतें ही अपने बच्चों को मार देती हैं, भ्रूण हत्या कर देती हैं। तो एक मैंने रचना लिखी थी, बड़ी दर्द भरी आवाज़ में वो लड़की रोती है जो कोख में मार दी गई। और अब तो मैंने सुना कि लिंग परीक्षण होके परिवर्तन कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है, कब बदलेगा? तो माँ जो बनती है उसको बदलना पड़ेगा। एक औरत ही मैं सोचती हूँ कि एजुकेटेड हो और फिर वो बदले, लेकिन रिजल्ट तो सामने बड़े ख़राब आ रहे हैं। वो रुदन सुन लीजिए मरी हुई। सुन मेरी माता, सुन मेरी अम्बे, तूने जुल्म कमाया क्यों? अपनी अजन्मी लाडों को कोख में मार मिटाया क्यों? सुन मेरी माता, सुन मेरी अम्मी, तूने जुल्म कमाया क्यों? अपनी अजन्मी लाडों को
कोख में मार मिटाया क्यों। माता अम्बे दुर्गा चंडी शक्ति रूपा पूजी जाती। माता अम्बे दुर्गा चंडी शक्ति रूपा पूजी जाती। कन्या भ्रूण की हत्या करके ममता दाग लगाया क्यों। ममता दाग लगाया क्यों। मैं आ जाती पलती बढ़ती तेरे सुख दुख साझे करती। मैं आ जाती पलती बढ़ती तेरे सुख दुख साझे करती। किसने तेरी मत मारी है अपना अंश मिटाया क्यों। अपना अंश मिटाया क्यों। चंद्र चांदनी सूरज किरणें गर्भ तेरे को चमकाती। चंद्र चांदनी सूरज किरणें गर्भ तेरे को चमकाती। मरघट जैसी सोनी हो गई कोख का नूर लुटाया क्यों। मरघट जैसी सुनी हो गई कोख का नूर लुटाया क्यों। नर नारी हो एक समान जब तब ही जग ये चलता है। नर नारी हो एक समान जब तब ही जग ये चलता है। मेरी हस्ती मिटा कर अम्बे ये कथन झुठलाया क्यों। मेरी हस्ती मिटा कर माता ये कथन झुठलाया क्यों। सुन मेरी माता सुन मेरी जननी तूने जुल्म कमाया क्यों। अपनी अजन्मी लाडो को कोख में मार मिटाया क्यों। कोख में मार मिटाया क्यों। और उर्मिल जी, आपने फरीदाबाद के लिए भी कोई रचना लिखी है? गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों के लिए। हाँ माधुरी जी, फरीदाबाद में मैंने बहुत सुंदर साल बिताए। 12-13 साल रहे, लेकिन इतना अच्छा वो इम्पैक्ट था। और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ, तो मैं बार बार आती हूँ। अभी भी मेरा लगता है कि उनके साथ जुड़ाव है, तो इसलिए इतने जुड़ाव से निकल के आए। कविता मैं कभी नहीं गाती मैं गा के नहीं सुनाती हूँ, क्योंकि समय ही नहीं मिलता अपने को सुनाने के लिए। देखिए दोस्तों, हम कितने खुशनसीब हैं कि उर्मिल जी ने आज अपनी लगभग सारी रचनाएं गा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे फरीदाबाद वाले दोस्त सुने जरूर, तो मैं उनको सुना रही हूँ। फरीदाबाद क्यों, पूरी दुनिया सुनेगी। दुनिया सुने, www.radiomaharashtra.org के माध्यम वो से। तो सुने, लेकिन फरीदाबाद के साथ मेरा एक खास लगाव है। देखिए दोस्तों, हाँ, फरीदाबाद ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मजबूरी, तो मुझे नहीं पता मैं कब आके रहूंगी या कुछ। अच्छा। हाँ, तो फिर ना एक बार मैंने ऐसे लिखा, कविता एक है। स्वागत है। बहुत दिन के बाद तेरी आ गई फिर याद, ओ फरीदाबाद, ओ फरीदाबाद। क्या बात। बहुत दिन के बाद तेरी मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। देखिए दोस्तों, उनकी आंखें भर आई, क्योंकि मेरे पति की डेथ यहीं पे हुई थी। तो और बहुत अच्छा, इतना माहौल अच्छा था हमारा। एक घरेलू पारिवारिक संबंध बड़े हुए लोगों के साथ। शहरों में जो बड़ा महाशहर है, जो महानगर है, उनकी ज़िंदगी तो कैसी है, वो हम बहुत नज़दीक नहीं आ सकते किसी के साथ, है ना, जुड़ाव। तो यहाँ ऐसा था। अब वो सुनिए इसको। तो जिसको भी मैंने सुनाया, अपनी फ्रेंड्स को भी कविता में, तो वो तड़फे। बहुत
बहुत दिन के बाद तेरी आ गई फिर याद, ओ फरीदाबाद तेरी आ गई फिर याद। जिंदगी का एक हिस्सा कर गए आबाद, ओ फरीदाबाद तेरी आ गई फिर याद। बंधनों के बीच कुछ एहसास थे आजाद, संघर्ष तो कम तर न थे, लेकिन थे हम दिलशाद, ओ फरीदाबाद। दोस्तों का दल था, सुख दुख बांटता था, दोस्तों का दल था, सुख दुख बांटता था, धूप देकर घने काले बादलों को छांटता था। क्या बात। दोस्तों का दल था, सुख दुख बांटता था, धूप देकर घने काले बादलों को छांटता था। जब घिरे अवसाद से वो दे गए आह्लाद, ओ फरीदाबाद तेरी आ गई फिर याद, ओ फरीदाबाद। स्वर्ण सरसिज खिलखिलाते धूप से चेहरे, झिलमिलाए अब घुलेंगे शीत के कोहरे। क्या बात। स्वर्ण सरसिज खिलखिलाते धूप से चेहरे, झिलमिलाए अब घुलेंगे शीत के कोहरे। हाँ दिन कर सुन रहा है दिवस की फरियाद, क्या बात। ओ फरीदाबाद तेरी आ गई फिर याद, ओ फरीदाबाद तेरी आ गई फिर याद, इसलिए ही मैं आ गई। हाँ क्या बात। उर्मिल जी, आपका मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं मुझे नहीं मालूम। आप अपने इतने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे पास इतने प्यार से चले आए, आपने अपने जज्बातों को शेयर किया। मुझे नहीं मालूम था कि फरीदाबाद के लिए आपके दिल में इतना प्यार बसा। उर्मिल जी, बहुत ही प्यार था और धन्यवाद। आपने क्या करना मैं भी करूं कि मुझे जोड़ा, और वो सारी इमोशनल यादें और इन्हीं यादों के सहारे मैं जिंदा हूँ। क्या? क्योंकि ये स्मृतियाँ जो हैं हमें बहुत कुछ दे जाती हैं, और मैं यहाँ और भी बहुत से लोगों से जोड़ूंगी, क्योंकि मेरा एक ये फितरत है। हमारा काम पुलों का जैसा है, पुलों की तरह करते हैं। हम चले जाते हैं तो किसी को छोड़ जाते हैं, फिर दूसरे को कहते हैं दूसरे से मिलो, दूसरे से मिलो, दूसरे से एक चेन बनती है, सिलसिला बनता है। ये सिलसिला ही वो जोड़ता है। तो मैं ये आपके साथ ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धरा को लूं सजा, ये सबको कहना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धरा को लूं सजा, बाद इसके ही मैं गहरी नींद सोना चाहती हूँ, बाद इसके ही मैं गहरी नींद सोना चाहती हूँ। मैं धरा पर प्यार के कुछ बीज बोना चाहती हूँ, शूल जैसी जिंदगी में फूल होना चाहती हूँ, फूल होना चाहती हूँ। धन्यवाद माधुरी। धन्यवाद उर्मिल जी। और दोस्तों, बाबू कहते हैं, हे माधुरी जी, आपका शो अच्छा लगता है। शुक्रिया बाबूजी। मनोज केसरी कहते हैं, नमस्कार, मैं आपका शो सुन रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सब कुछ एक साथ। ओके। और संदीप जी कहते हैं, वेटिंग फॉर सृजन ईगरली, उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, बहुत हौसला अफजाई करते हैं संदीप जी। और कनुप्रिया बधाई देती हैं शो के लिए। कनुप्रिया कौन? दोस्तों, वही सेलिब्रिटी जिन्हें आप अक्सर टीवी पर बहुत सारे शोज होस्ट करते हुए देखते हैं। और हर्षबाला सहगल जी कहती हैं, सृजन ने हमें ऐसा बांध रखा है कि हमें इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। और नरेंद्र वृद्धि जी कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं उर्मिल जी के लिए, और कहते हैं बहुत बेहतरीन, शुक्रिया बहुत खूबसूरत साहित्यिक प्रोग्राम के लिए। और आगे कहते हैं, और इसके पहले अशोक कोहली जी को भी बहुत पसंद आ रहा है हमारा शो। और आगे नरेंद्र वृद्धि जी कहते हैं, आप सब मेरे घर में आसमान से आए, मेरे घर में रंग बिरंगे फूल खिले, मैं भटका हुआ तन्हा जी रहा था, अपने कारवां से छूट गया था, आपने आकर पग पग दीप जलाए, रोशन किया मेरा आंगन और मन। जब जब मेरे घर में आपके बेहतरीन अल्फाज आए,
मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि रेडियो मानव रचना ने घर घर खुशियों के दीप जलाए। क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मानव रचना ने घर घर दीप जलाए हैं? आप मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। So keep listening रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, हो सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे